हाउ अगर कोई बिगनर है तो वो कैसे कैसे चूज़ करेगा कि मुझे कैसे म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए या मुझे ETFs लेना चाहिए और आई शुड गो विद द डायरेक्ट स्टॉक्स. मिनिमम अमाउंट फॉर अ बिगनर टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट. अगर कोई बिगनर आज स्टार्ट करना चाहता है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए जो वो फॉलो कर सकते हैं. फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी के चेक करना, मैनेजमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कंपनीज के कि उसके मैनेजमेंट हू द कंपनी इज़ बीइंग रन बाय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोलते हैं वाइल मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नाउ वी हैव अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो क्या ये शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? व्हाट डू यू बिलीव? आजकल स्पेशली 20s में एक चीज़ बहुत ट्रेंड में है, स्टॉक मार्केट. हर जगह रील्स, स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट स्टोरीज और बहुत सारा कंफ्यूजन. कोई बोलता है ट्रेडिंग करो, कोई बोलता है SIP बेस्ट है और कोई बोलता है फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा है. लेकिन सच क्या है? अगर आप अपने 20s में हो और अर्निंग स्टार्ट की है या स्टार्ट करने वाले हो तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं क्लैरिटी लेने वाले हैं. हाउ मच मनी डू यू नीड, क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए और कितना टाइम लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में. आज हम हाइप को साइड रख के रियलिटी समझेंगे. आज मेरे साथ हैं आसिम मतीन जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और कई सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे हैं. इन्होंने प्रॉफिट ही नहीं लॉसेस भी एक्सपीरियंस करे हैं और मार्केट के रियल साइकिल्स भी देखे हैं. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन्होंने फोटोग्राफी भी परस्यू की थी लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को फुल टाइम चूज करा क्योंकि इन्हें यहाँ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज़्यादा दिखा. सो आज हम इनसे थ्योरी नहीं रियल एक्सपीरियंस समझेंगे, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन इन देयर 20s जो आज स्टार्ट करना चाहते हैं. आज के टाइम पे 20s में स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना सही डिसीजन है या नहीं और क्यों? बिल्कुल, मैं तो सबको बोलता हूँ कि हर इंसान को इन्वेस्टिंग करना चाहिए और जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है. बिकॉज उससे आपको एक समझ में आता है, स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाता है कि कैसे स्टॉक मार्केट इकोनॉमी वर्क करती है. तो और आपका उसके थ्रू बेसिकली आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहता है, आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहती है. उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा होपफुली. व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर अ बिगनर टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट? तो बेसिकली यही है कि आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करिए. इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इट तो 5 to 10,000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद जस्ट फॉर द लर्निंग. बट अगर आपको इसको एक इनकम सोर्स बनाना है तो ऑब्वियसली आपको फिर उसमें थोड़ा अच्छा अमाउंट लगाना पड़ेगा. फॉर दैट जैसे आप एग्जाम्पल 5 to 10 lakhs इज़ अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विथ. बट फॉर द बिगनर्स इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. फॉर दैट्स वाई आप छोटा अमाउंट लगाइए लाइक 10,000 रुपीज़ टू जस्ट लर्न अबाउट इट. या फिर आप थोड़ी रिसर्च करिए उसके बारे में, थोड़ा आप कोर्सेज लीजिए या आप उसके बारे में एजुकेट हुई. लेकिन इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अर्न फ्रॉम इट तो आपको धीरे धीरे थोड़ा अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा. व्हाट इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक बिगनर्स डू व्हाइल स्टार्टिंग अ स्टॉक मार्केट? बेसिकली जब लोग स्टार्ट करते हैं तो टिप्स पे बहुत बिलीव करते हैं. तो मुझे वही लगता है कि अपन को टिप्स से दूर रहना चाहिए. खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, ना कि पेनी स्टॉक्स. बिकॉज पेनी स्टॉक्स में भी चांसेस हैं कि कंपनी बहुत डूब भी सकती है और वो तो आपको उसमें अवॉइड करना चाहिए. सो एट दैट एज आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते थे सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट? तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे ये होता था कि मैंने कंपनीज़ के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करता था. आई डन माई डिप्लोमा एज वेल फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कंपनीज़ का, चार्ट्स वार्ट्स मैं पढ़ लेता था और इस वजह से मुझे हेल्प हो जाती थी. ओके तो मतलब at a very young age you studied enough to understand the chart and everything. Yes. Out of that only you select your stocks. Yes. And get a profit out of it. What do you think बिजनेस को क्या स्टार्ट करना चाहिए? डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ETFs? सो आई गेस एज अ बिगनर आपको एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए विच इंक्लूड्स डायरेक्ट स्टॉक्स, ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स एज वेल. तो मिक्स एंड मैच करके यू कैन गेट द बेस्ट रिटर्न्स पॉसिबल. हाउ अगर कोई बिगनर है तो वो कैसे चूज़ करेगा कि मुझे कैसे म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए या मुझे ETFs लेना चाहिए और आई शुड गो विद द डायरेक्ट स्टॉक्स?
तो देखिए तीनों का अलग पर्पस है, म्यूचुअल फंड्स का अलग पर्पस है, ETFs का अलग पर्पस है और स्टॉक्स का अलग पर्पस है. इफ़ एक्चुअली यू आर लाइक वेरी ग्रोथ ड्रिवन, तो आई वुड रिकमेंड आप क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स में ये होता है कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है सब आपका लॉसेस और प्रॉफिट्स बोथ. तो उस चक्कर में ये होता है कि आपकी इनकम के मतलब आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इफ़ यू हैव डन द प्रॉपर रिसर्च. म्यूचुअल फंड्स इज़ फॉर सेफ प्लेयर्स, इज़ फॉर प्लेयर्स हु वांट सेफ रिटर्न्स विदाउट मच रिस्क. Okay, but I believe mutual fund is for the longer period of time. No, so it depends. Even stocks are for longer period of time. What do you think beginners को long term investment पर focus करना चाहिए और just trading पर, और क्यों? मुझे लगता है बिगनर्स को दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. दे कैन सेपरेट देयर पोर्टफोलियो, डिवाइडेड अकॉर्डिंगली, एंड थोड़ा बहुत वो लोग क्या बोलते हैं ट्रेडिंग पे फोकस करें एंड थोड़ा बहुत वो लोग लॉन्ग टर्म पे फोकस करें. Okay, what is the difference between the long term investment and trading? Trading basically is like intraday, or you can also call it swing trading. So that is like for a shorter period of time. Long term investment usually comprises of 3+ years. लेकिन स्टार्ट करते वक्त लोग गलतियां भी करते हैं. बिल्कुल. तो उन गलतियों से कैसे बचा जाए एज अ बिगनर? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि क्या गलतियाँ करते हैं इन्वेस्टर्स, बिगनर्स. तो ये रहता है कि वो एक तो ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली वो टिप्स बिल्कुल अनरिलायबल सोर्सेज के थ्रू आती हैं, तो उससे काफ़ी चांसेस होता है कि आपका कैपिटल पूरा वॉश आउट भी हो सकता है. तो फर्स्ट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा यही रूल है कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट लुकिंग फॉर रिटर्न्स, मेक श्योर दैट योर कैपिटल इज प्रिजर्व्ड. So that is what one should look forward to at the beginning. And धीरे slightly you can actually if you like after doing proper research you can actually invest a good amount of money. अगर कोई बिगनर आज स्टार्ट करना चाहता है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए जो वो फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल. तो आजकल बहुत इजी हो गया है, ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है. तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट योर डीमैट अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, थ्रू विच लाइक एग्जांपल जीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल वन, थ्रू दीज अकाउंट्स, थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स वी कैन एक्चुअली स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट जर्नीज. एंड उसके बाद अपन क्या बोलते हैं अपन स्टॉक्स देख सकते हैं, कौन से अपन को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या ETF फॉर दैट मैटर अपन को जो लगता है कि अच्छे कंपनीज हैं या अच्छे ETFs हैं, दैट यू कैन डायरेक्टली परचेज थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन ट्रैक देम एज वेल. In your opinion, how much percentage of the salary one should invest so that they can make a good return out of it? Depends on, I wouldn't say salary, but yeah, I would say savings. तो अपन को क्या बोलते हैं, I guess 20 to 50% is a good amount, is a good percentage of savings that one should invest. Okay, but somebody is entirely dependent on their salary. So what could be the percentage amount one should invest? See, it is very dynamic. और क्या बोलते हैं अपन, because उस बंदे का या उस बंदी का किस चीज़ में कहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो अपन ऐसे एग्जामिन नहीं कर सकते, लेकिन या तो अपन उसको A tentative amount or a percentage? 1/4 is a good amount. Fine. Yeah. कोई बिगनर अपना स्टॉक कैसे चूज करे? What do you prefer to do it? तो बेसिकली मैं देखता हूँ कि क्या बोलते हैं अपनी कंपनीज़ का अपन देखते हैं कि आजकल कौन सी कंपनीज ट्रेंड पे चल रही हैं, एज एन कौन सी कंपनी उस सेक्टर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करे. एग्जांपल बैंकिंग में आपको बता दूँ, जैसे बैंकिंग में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा करे इंडिया में. एग्जांपल ICICI बैंक, HDFC, SBI. सो अपन फिर इन तीन जैसे बैंक्स में चूज़ करूँगा कि कौन सा बैंक मुझे लग रहा है क्या बोलते हैं इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट अकॉर्डिंग टू इट. फिर मैं उसके बाद थोड़ा बैलेंस शीट पढ़ लूँगा, तो दैट आई कैन लुक एट द चार्ट्स एज वेल. तो वो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है. तो या तो फर्स्ट बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए, चार्ट्स देखना चाहिए. तो अगर कोई बिगनर है तो सबसे पहली चीज़ जो है उसके लिए मुझे लगता है कि उसको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए बिफोर दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. आइडियली यस. ओके. Previously, what was your practice to choose the stocks at an early age? जैसे एग्जांपल मैं क्या बोलते हैं कोई से, जैसे मैंने खुद एग्जांपल मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला ICICI बैंक में, मैंने देखा कि सर्विसेज अच्छी हैं उसकी है ना, और मैं अपने जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स के साथ गया दूसरे बैंक में, एग्जांपल कोई और से XYZ बैंक में गया, वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार इतनी सर्विसेज में इतना अच्छा नहीं है, उसका एप्लीकेशन इतना अच्छा नहीं है, उसके ATMs या जो भी बैंक्स इतने अच्छे नहीं बने हुए. तो फिर मुझे एक्चुअली डायरेक्टली लगा कि हाँ ये वाला बैंक बेटर है. फर्स्ट द सेम गोज फॉर कार्स. जब मैंने एक बार आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट टाटा मोटर्स एट 69 रुपीज़.
तो तब मैंने क्यों उसको डिसाइड किया लेने का, बिकॉज आई सॉ दैट द मार्केट दैट टाटा मोटर्स इज एक्चुअली रिलीजिंग गुड क्वालिटी कार्स एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। ओके, लाइक अगर कोई कंपनी है या बैंक है वो सर्विसेज अगर अच्छी दे रहा है तो क्या हम ये मान लें कि उसके स्टॉक्स में हमें अच्छा रिटर्न देंगे? दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, या लाइक दैट ऊपर का ये अप्रोच कह सकते हैं, बिकॉज ऊपर से आपको दिख रहा है कि हाँ द कंपनी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। ऑब्वियसली पूरा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होने में कितना वक्त लगा? सो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होने में मुझे ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बिट्स एंड पीसेस में जब मैं स्टार्ट करता था एट द एज ऑफ 18, तब से ही मुझे क्या बोलते हैं प्रॉफिट होने लगा था। एंड तभी क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे मेरे अच्छे एक्सपीरियंस रहे, तो मुझे लगा कि यार इट्स अ गुड थिंग टू कंटिन्यू विथ। ओके, कभी लॉसेस हुए? बिल्कुल हुए हैं। कभी कर ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ कंपनीज़ में लगा कि क्या बोलते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है मुझे लगा, बट देन एकदम से इसका मैनेजमेंट चेंज हो गया, कुछ इसमें एकदम से अब्रप्ट न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो फिर एकदम से स्टॉक क्रैश हो गया। एंड इवेंचुअली कभी ऐसा भी हुआ है स्टार्टिंग में, तो अभी नहीं होता थैंकफुली, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ है कि कुछ कंपनीज बंद भी हो गई उसके बाद। ओके, तो उस टाइम पे क्या चीज़ देख के वो स्टॉक्स लिए थे आपने? मुझे उस टाइम Again, the services of the company? नो उस टाइम पे मुझे लगा था कि दैट इट वाज अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस एट अ डिस्काउंट। Okay, so that was your approach at that time? या तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देता था, तो तब मुझे उसमें काफ़ी लॉसेस भी हैं और काफ़ी प्रॉफिट्स भी हैं, बट अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पेनी स्टॉक से आप दूर रहें। क्यों? बिकॉज पेनी स्टॉक्स क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स या ये ऐसी छोटी कंपनीज बिल्कुल काफ़ी रिस्की हो जाती हैं, एंड एज अ बिगिनर स्पेशली चांसेस आर के दैट यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेज मोर। पेनी स्टॉक्स बेसिकली होता क्या है? पेनी स्टॉक्स मतलब जिनकी मार्केट वैल्यूएशन बहुत कम होती है, जिनके शेयर प्राइसेस बहुत कम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि 5 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का शेयर है। तो ये बहुत लोगों को जो खास करके इनिशियल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि ये जो 5 रुपये का शेयर है ले लिया जाए, 5 रुपये का शेयर है 50 रुपये का हो जाएगा, 500 रुपये का हो जाएगा, तो वो आजकल होता नहीं है। जस्ट लाइक बिटकॉइन? यस। ओके, डॉज कॉइन या जब आपको लॉसेस हुए तो आपने एक्चुअल में क्या सीखा? आप कहाँ गलती कर रहे थे? वो क्या क्या चीज़ें थी? आपने कैसे समझा उन चीज़ों को कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ? तो जब मुझे लॉसेस हुए तो मैंने और ऑब्वियसली लॉसेस आर ग्रेट टीचर्स, तो लॉसेस में मुझे ये समझ में आया कि क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के चेक करना, मैनेजमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कंपनीज़ के उसके मैनेजमेंट हु द कंपनी इज़ बीइंग रन बाय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं वाइल मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपको वैल्यूएशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, किस प्राइस पे आप ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर लेट्स से कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है और उसका स्टॉक 2,500 का है, क्या उस टाइम पे हम ले नहीं सकते उसको? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसीलिए बट आपको फिर उसके लिए ऑब्वियसली एक्टिवली ट्रैकिंग और रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मैं चीज़ बोलूँगा आप सबसे कि एक ख़राब कंपनी भी अच्छे प्राइस पे अच्छी है एज एन इन्वेस्टमेंट, और एक अच्छी कंपनी भी ख़राब प्राइस पे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे कोई कंपनी एक्स कंपनी है, तो वो इट्स अ गुड कंपनी बट इट्स अवेलेबल एट अ वेरी हाई प्रीमियम, तो इसके आइडियली वैल्यू होनी चाहिए थी, इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए थी 100 रुपीज़, बट इट इज़ ट्रेडिंग एट 150 रुपीज़, तो इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस। क्यों? ये पता कैसे चलता है? आपको वही फंडामेंटल्स फैक्टर इन करने पड़ते हैं कंपनी के, पी रेशियो एंड ये सब। टेल मी वन थिंग, सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग बहुत ईजी लगती है, रियलिस्टिकली वो कितनी डिफ़िकल्ट है? नहीं, तो मैं ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक फेक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ट्रेडिंग इज़ कोई एक जादू की छड़ी है, जैसे कि तो आपको कि आपने घुमाई और आपको प्रॉफिट हो गया, आपका पैसा 21 दिन में डबल हो गया, बट दैट इज़ नॉट द केस ऑब्वियसली। तो वही है, तो आजकल इन लोगों से अपन को बचना है ऐसे टाइम पे। डू यू बिलीव स्टॉक मार्केट को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं? डेफिनेटली, एक एग्जांपल आपके सामने बैठा है। तो जब मैंने सोचा था कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आई वेंट ऑल इन, और मैंने इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करी, स्टडी करा, डिप्लोमा करा, इसी में मास्टर्स इसी में करा, मास्टर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, तभी मुझे क्योंकि इसी में अपना करियर बनाना था, एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड। What if somebody is investing 5,000 rupees every month over a period of 10 to 15 years? Do you really believe it will get a high impact after a period of time?
बिल्कुल, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन क्रिएटिंग वेल्थ, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, और आपका एक रिटायरमेंट फंड भी बन सकता है, तो विच इज़ रियली हेल्पफुल। कैसे? बिकॉज द अमाउंट दैट यू आर सेविंग लाइक पर मंथ, तो वो बिल्कुल एडअप होगा, फिर उसके थ्रू आपको जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो विच विल एक्चुअली क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं वो कंपनी लॉसेस में है और हमें भी लॉस हो सकता है उसकी वजह से। डेफिनेटली, दैट्स वाई वी हैव टू एक्चुअली सी वेयर वी आर इन्वेस्टिंग। अपन को देखना पड़ेगा, कहाँ एनालाइज भी करते रहना पड़ेगा, और बीच बीच अपन को अपना देखना पड़ेगा कहाँ पे अपन शुड आई स्टॉप इन दिस, शुड आई ऐड मोर इन दिस, तो अपन को वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एंड उस हिसाब से आपको कंटिन्यू करो अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में। And I would recommend everyone to actually invest for the long term. What do you believe if somebody wants to learn the stock market from the beginning itself, from the scratch? What are the best resources according to you? YouTube, courses, books, or a mentor? YouTube is good, mentorship is good, but what I would say is practical knowledge is the best. जब आप खुद स्टार्ट करते हैं छोटे से अमाउंट से, और आप या फिर आप यू कैन ऑल्सो डू डमी ट्रेडिंग एज वेल विदाउट एक्चुअली पुटिंग रियल मनी, तो उससे आपको सबसे अच्छी लर्निंग होगी। Can you explain that dummy trading? डमी ट्रेडिंग बेसिकली आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन गए हैं या एप्स हैं जिसके थ्रू आप जैसे जस्ट फॉर द ट्रैकिंग एंड जस्ट टू लर्न, आप उसमें अपना देख सकते हो कि जैसे सपोजिटली आपने कोई एक स्टॉक खरीदा विच यू हैव एक्चुअली नॉट परचेज, बट ऑन पेपर और ऑन द ऐप इट शोज दैट यू हैव परचेज इट, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो मार्केट में, फिर आप देख सकते हो क्या फ्लक्चुएशन है, फिर देन आप धीरे धीरे उसके बारे में सीखने लगोगे। मतलब वो कौन सी एप्स होती हैं? कैन यू नेम? एग्जाम्पल मनी कंट्रोल से आप कर सकते हैं ये चीज़। ओके, यप, मनी कंट्रोल। Also, Money Control is a great app to track the investments, track the stock prices. The real stock you're talking about. Yeah, the real stocks. Okay, so by this app we can track the shares. Yeah, shares, mutual funds, ETFs, global stocks as well. Okay, by Money Control you can track everything. Yeah. ETFs, shares. Yes, it's a great platform. What are the 3 books you highly recommend everybody should read, and one book those who want to get into the stock market they must read? The first book is The Intelligent Investor. The second book is The Psychology of Money. The third book is The Warren Buffett Way. और जो इन तीनों में से मैं आपको बोलूँगा बेस्ट बुक है The Intelligent Investor. अगर geopolitical situation like now we have America Israel versus Iran conflict escalate होता है, तो क्या ये शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? व्हाट डू यू बिलीव? बिल्कुल, तो इससे पैनिक सेलिंग बहुत हो जाती है ग्लोबली। पैनिक सेलिंग बेसिकली डर की वजह से लोग अपना क्या बोलते हैं कैश इन करने लगते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो वो होने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बट मुझे ये लगता है कि वी शुड नॉट डू पैनिक सेलिंग, ऐसा नहीं होता है। एज वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन द फॉर द लॉन्ग टर्म, वी शुड नॉट डू पैनिक सेलिंग। तो ये होता है कि डिफेंस के स्टॉक्स की प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि थोड़ा डर एकदम से लोगों के बीच में आ जाता है, तो वो लोग डिफेंस के स्टॉक्स को थोड़ा ख़रीदने लगते हैं। बाकी वो लोग अपना क्या बोलते हैं रियल एस्टेट से थोड़ा उनको डर लगने लगता है, और या तो ऐसी सिचुएशन में रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो डाउन होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वही लोगों को लगता है ना, नॉट जस्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स, रियल एस्टेट के एक्चुअली यूनिट मतलब क्या बोलते हैं सेल्स भी कम हो जाते हैं उसके, है ना एक्चुअली, तो उससे भी क्योंकि इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि हम दूसरी कंट्री चले जाएँ, यहाँ इधर हो जाए वो, तो वो सब। आसिम, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ शेयर? शेयर बेसिकली एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ ओनरशिप। जैसे एग्जांपल, आपके पास अगर एक कंपनी में 100 शेयर्स हैं और उसमें आप 10 शेयर्स ओन करते हो, बेसिकली आप मतलब उस कंपनी के 10% मालिक हो। और शेयर मतलब क्या बोलते हैं, एक ये भी होता है पार्ट ऑफ ओनरशिप एज वेल, आप कह सकते हैं। ओके, कोई कंपनी है और उस कंपनी को अपना शेयर लॉन्च करना है, तो व्हाट कुड बी द प्रोसेस फॉर दैट? तो बेसिकली कंपनी जो होती है इनिशियली वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। टू टर्न इट इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको एक अपना IPO लॉन्च करना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दैट यू कैन थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली लॉन्च योर शेयर इन द स्टॉक मार्केट। आसिम, लोन या लेवरेज पर शेयर खरीदना सही अप्रोच है कि नहीं? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल अपन को लेवरेज या लोन पे नहीं शेयर खरीदना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने कॉलेज टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे कैपिटल अपना कम रहता है, तो क्या हुआ था कि एक सेमेस्टर की बात थी, सेमेस्टर की फ़ीस भरनी थी, उससे पहले कुछ टाइम था, लेकिन तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि एक शेयर अपना लेवरेज पे ख़रीद लेते हैं, और सोचा कि उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूँगा, और पापा थोड़े दिन में वैसे ही मुझे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले थे पैसे, जस्ट पे द फ़ी, तो मैं उनको पे बैक कर दूँगा, फ़ी पे बैक कर दूँगा।
पता चला कि मैंने वो स्टॉक खरीदा, बट उस टाइम पे पापा ने मुझे मना कर दिया कि मैं अभी तुम्हें एकदम से नहीं दे रहा, बिकॉज ही न्यू द डेट्स के क्या बोलते हैं कब फ़ी पे करनी थी, वो थोड़ा दिन बाद थी। तो उसकी वजह से ये हुआ कि क्या बोलते हैं मैंने उस जो शेयर को मैंने लेवरेज पे ख़रीदा था, तो मैंने उसको बिल्कुल ब्रेक इवन पे, ना प्रॉफिट ना लॉस पे बेच दिया। थैंकफुली बेच दिया था, पापा की बात सुन ली, नहीं तो क्या होता वो थोड़े दिन बाद ही कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी और वो स्टॉक 20 या 30% क्रैश हो गया था, तो मुझे अच्छा खासा नुकसान हो जाता अगर मैं लेवरेज पे लेकर उसको रख देता तो या आई वुड सजेस्ट कि किसी को भी एज अ एंड स्पेशली एज अ बिगनर नो वन शुड नो वन शुड टेक स्टॉक्स ऑन लेवरेज। और आइडियली भी एक रूल होता है कि स्टॉक्स को आप मतलब आपको जो स्टॉक इन्वेस्टिंग करो तो वो उस आइडल मनी से करना चाहिए, ना कि वो पैसे जो आपके इमीडिएट यूजेज में आने वाला है, तो अवॉइड लेवरेज। आसिम, डू यू बिलीव कि हम एआई से अच्छे शेयर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और एआई का क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे? AI डेफिनेटली हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में और काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप सही से उसको यूज़ करो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी खुद की रिसर्च और AI को यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और AI से ये ज़रूर हुआ है कि टेक स्टॉक्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लाइक TCS एंड इन्फोसिस, वो काफ़ी क्रैश हो गए हैं इंडियन मार्केट में, बिकॉज AI ने काफ़ी डिस्ट्रप्शन करा है, जॉब्स को काफ़ी किल कर रहा है धीरे धीरे AI, खास करके IT सेक्टर के। तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग IT पावर हाउस, तो विच इज़ इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर। So you're saying we should not use AI when choosing the shares? No, predicting shares? so we can actually टेक हेल्प ऑफ AI, वो अपन की डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प ज़रूर कर सकता है और अपन को उसकी हेल्प लेनी चाहिए आजकल। Okay, tell me one thing, Asim. Why did you choose share market over photography? I heard you are a very good photographer as well. And recently, when I was, going through your profile, I saw the video you have created, and I believe you have received the prize by making that video. Yes. So can you share that story? तो बेसिकली जब मैं छोटा था, मैं कॉलेज में था, तब एक्चुअली मैंने फोटोग्राफी को थोड़ा सीरियसली लिया था और मैंने इसके थ्रू पेड गिग्स भी करने लगे था जस्ट टू मेक एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ इट। बॉम्बे में था, बट मुझे यही रियलाइज़ हुआ और जब कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल इनकम, तो बहुत अनसर्टेन इनकम है ये। कभी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कभी नहीं रहते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट पे फोकस करते हैं, जस्ट कंटिन्यू इट एज अ हॉबी, बिकॉज नहीं तो आपकी अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन करते हो तो उससे वो फन भी किल हो जाता है और इट इज़ नॉट अ स्टेबल इनकम। पहले मैं यही सोचता था कि अगर मैं सिर्फ मैं फोटोग्राफी करता तो शायद मैं जो अभी मेरे पास इक्विपमेंट है कैमरा का, वो शायद मैं नहीं ले पाता या इतनी ईजिली नहीं ले पाता, बिकॉज इतना स्टेबल इनकम नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट थैंकफुली गिव मी मतलब इज़ अ गुड स्टेबल इनकम सोर्स। इंडिया में रहकर कोई फॉरेन के शेयर्स भी बाय कर सकता है क्या? ये क्या प्रोसेस होता है इफ समबडी इज लिविंग इन इंडिया एंड वांट्स टू बाय शेयर्स of so and so company based in USA or Australia? पहले अपन सोच ही सकते थे कि टेस्ला के शेयर्स, गूगल के शेयर्स हम इंडिया में बैठे बैठे खरीद पाते हैं, बट थैंकफुली आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि वेस्टेड है, IND मनी है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है, थ्रू विच वी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन द ग्लोबल स्टॉक्स ईजिली विदाउट अ प्रॉब्लम। फॉरेक्स पे पैसे ज़्यादा होता है या इंडियन स्टॉक पे ज़्यादा पैसा होता है? See, I don't do forex at all, but yeah, I think if you do it, if you learn it, obviously, then you can actually earn good money. Do you trade in forex? No, I don't trade in forex. Why? Because मतलब ये है कि वो एक अलग ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिंग है। I don't do that also, but yes, मैं कमोडिटीज़ में कभी कभार ज़रूर ट्रेड करता हूँ, like gold and silver, which is great, and that you can do through ETFs as well. So yeah, that is good. टेल मी आसिम, क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी क्या हम डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, एंड इफ यस, व्हाट कुड बी द प्रोसेस? सो नो, ट्रेडिंग अपन क्रिप्टो की इन प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते हैं, बट यस हम क्रिप्टो के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं लाइक बाइनेंस, उसके थ्रू अपन ईजिली कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी सिमिलर रहते हैं अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल डीमैट अकाउंट्स की तरह, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस रहता है, KYC अपन को उसमें करवाना पड़ता है और फिर उसके थ्रू अपन ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सीइंग टुडेज मार्केट, डू यू बिलीव इट इज़ अ गुड चॉइस टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? नो, बट नो ऐसा नहीं होता, बट या आजकल क्या बोलते हैं, क्योंकि एक क्या बोलते हैं एग्जाम जैसे बिटकॉइन और इथेरियम इतने बड़ी चीज़ बन चुके हैं, तो वी कैन नॉट कम्प्लीटली मिस इट आउट। तो अपन ये कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच एंड वी कैन इंक्लूड लाइक 5 to 10% ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन आवर पोर्टफोलियोज। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा
रील्स में आता है कि there are some movies one should watch if they want to enter the stock market. What do you say about it? So obviously आजकल movies are a very good source of education and entertainment as well. So yes, we can actually have a look at some of the few movies. जैसे कि The Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street is a great example. आप क्या बोलते हैं The Scam 1992 जो हर्षद मेहता के बारे में लिखा है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं, which will actually help you in learning a lot more about stock market. आचम, टेल मी वन थिंग, अगर कोई बिगनर है और उसको शेयर मार्केट स्टार्ट करना है एंड ही डोंट हैव अ नॉलेज, व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट आर दी बेसिक स्टेप्स वन शुड फॉलो टू स्टार्ट द शेयर मार्केट? पहले आपको थोड़ी क्या बोलते हैं रिसर्च करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट के बारे में कि कैसे हाउ इट वर्क्स क्या है, और फिर आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आजकल खुलता है. थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर ट्रेडिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीमैट अकाउंट? डीमैट बेसिकली ये होता है कि डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब पहले ये होता था कि पहले सारे अपने स्टॉक्स फिजिकल फॉर्म में रहते थे. मतलब अगर आपने एक शेयर खरीदा है तो उसका क्या बोलते हैं आपके पास एक पेपर आ जाता था लाइक अ शेयर सर्टिफिकेट दैट यू एक्चुअली ओन दैट शेयर. बट आजकल क्या हो गया है, क्योंकि इतना मतलब वॉल्यूम बढ़ गई है, तो आजकल उसको कर दिया मतलब डिजिटल फॉर्म में कर दिया, विच इज़ कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन. तो उसका एक डीमैट अकाउंट बनता है थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स एंड उसके थ्रू अपन स्टॉक्स अपन के वो होल्ड करता है. और हाँ, तो बेसिकली डीमैट इज़ व्हाट, डीमैट से क्या होता है कि आपका स्टॉक्स वी कैन होल्ड इट. और क्या बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कहता है जिससे आप बाई या सेल कर सकते हो. तो इसलिए 2 अकाउंट्स खोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. तो ऐसा रहता है. सो वन शुड हैव टू यस, सो दो अकाउंट साथ में खोलते हैं. One should open 2 accounts. One is Demat account and the another one is trading account. Yeah. By trading account, one can sell or buy the shares. Yeah. And through the trading account. Through the Demat account, it is actually stored in a digital manner. Okay. Can you differentiate between the equity, shares, commodities and ETFs? So equity basically या शेयर आप बोल दीजिए, इट इज़ जैसे क्या बोलते हैं कि यूनिट होता है ऑफ ओनरशिप, पार्ट ऑफ ओनरशिप कंपनी का. वहीं क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड, पूल ऑफ कंपनीज होती हैं, या पूल ऑफ क्या बोलते हैं मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी दोनों रहता है, उसका एक मिक्स रहता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड. और जैसे ETF क्या रहता है, जैसे गोल्ड ETF आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली गोल्ड के प्राइस को या कोई उस एसेट क्लास के प्राइस को वो रेप्लिकेट करके उस प्राइस के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता है. तो थ्रू दैट यू कैन ट्रेड थ्रू ETFs. So ETF is a share? नो, ETF इज़ अ फंड. वो एक क्या बोलते हैं इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है. जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स का प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से क्या बोलते हैं ETF का प्राइस भी मूवमेंट करेगा. इट रेप्लिकेट्स दैट. ओके. और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो वेरी सिमिलर बट एक्चुअली इट इज़ मैनेज बाय अ फंड मैनेजर. तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं इसमें वेरिएशंस ला सकता है कि वो उसने कुछ अपने स्टॉक्स को, जैसे उसमें से अगर इट हैज़ अ पूल ऑफ 10 स्टॉक्स, तो ही कैन सेल 2 ऑफ देम, ऐड 2 ऑफ देम मोर. तो ऐसे रहता है. तो कमोडिटी बेसिकली क्या रहता है, कमोडिटी बेसिकली जैसे आपने सुना ही होगा गोल्ड, सिल्वर, दीज आर कमोडिटीज़. मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, अदर क्या बोलते हैं दाल, चावल, दीज आर ऑल्सो ट्रेडेड इन द मार्केट. तो ये सारी कमोडिटीज़ रहती हैं और ये भी आप थ्रू द प्लेटफॉर्म वी कैन ट्रेड. On which platform we can sell or buy these commodities? Basically, these are brokers provide those platforms as well through which you can trade, like Zerodha example, you can trade through them. Asim, क्या स्टॉक प्राइसेस भी मैनिपुलेट होते हैं इंटरनली? व्हाट डू यू थिंक? यस, स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी मैनिपुलेट होते हैं. खास करके जो छोटी कंपनीज रहती हैं, जैसे पेनी स्टॉक्स वाली कंपनीज रहती हैं, वो बहुत इजीली स्टॉक मैनिपुलेट हो जाते हैं उनके, क्योंकि वॉल्यूम्स कम रहती हैं, सिलेक्टेड प्लेयर्स रहते हैं, तो वो काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी कंपनीज में सेफ रहता है आपका इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वहाँ क्योंकि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या बोलते हैं चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इज़ वेरी लेस. सो ऑलवेज वन शुड इन्वेस्ट इन द बिग कंपनीज दैट हैव अ हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो या Can you share the story of your first stock purchase? Yes, so back in the day when I was like in 8th class and my brother was in 10th class, तब ये हुआ था कि क्या बोलते हैं मेरे भाई ने एक कंपनी के बारे में पता करा था. तो हम लोग ने सोचा, पापा ने मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा और भाई ने सोचा कि ये स्टॉक ख़रीदना है, बिकॉज हम लोगों को उस टाइम पे बिल्कुल नया नया थोड़ा इंटरेस्ट जागा था. तो ये हुआ कि पापा को हमने बोला कि वो स्टॉक हमें चाहिए. तो पापा ने अपने अकाउंट में 8,000 के, हम दोनों के मुझे भी अच्छे से याद है, ख़रीदा वो स्टॉक. उसका नाम था श्री लक्ष्मी कॉटसन. तो ये हुआ उस स्टॉक के बारे में कि पहले तो प्राइस का काफ़ी बढ़ गया,
तो हमें लगा अरे वाह बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद वो स्टॉक क्रैश हो गया था। बट उससे ये ज़रूर हुआ कि हमें लॉस तो हो गया या जो भी, वो तो हमें पता नहीं चला, बट ये हुआ कि उससे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग फिर तब रोज़ कंपनी के बारे में देखते थे, स्कूल से आते थे तो यार इस कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक तो वो होता था। फिर उसके तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और दूसरा जब ये हुआ, जब मैंने एक्चुअली अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट अपना खुद का खोला, तब मुझे याद है कि मैंने ITC का स्टॉक खरीदा था। तो या एंड इट एक्चुअली गेव मी गुड रिटर्न्स एट दैट टाइम। छोटा सा अमाउंट था लेकिन हाँ बहुत खुशी मिली थी, बिकॉज या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो हाँ Asim, what could be the approach one should follow to study the company before buying its shares? तो बेसिकली आप कंपनी के बारे में, जैसे आजकल बहुत इजीली आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू गूगल, थ्रू AI, और एक सबसे अच्छा एग्जांपल, एक सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन सोर्स है कंपनी का खुद का एनुअल रिपोर्ट्स। तो एनुअल रिपोर्ट्स आप ज़रूर पढ़ें, जो आपको उसकी कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएंगी, सारी कंपनीज़ की, और या फिर आपको दूसरी जैसे BSE की वेबसाइट से मिल जाएंगी, NSE की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो आप एक तो उसका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, उससे आपको काफ़ी आइडिया होगा। फिर आप उसके न्यूज़ ट्रैक करें, अगर आप थोड़ा उसके बारे में सीरियस हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस कंपनी की आप न्यूज़ पढ़ें। मैनेजमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि आर द मैनेजमेंट एफिशिएंट इनफ, आर दे रनिंग द कंपनी इन एन एफिशिएंट मैनर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अगर कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हैं तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और बस आई थिंक यही सब चीज़ें हैं। Asim, can you explain Nifty and Sensex in a simplest way? तो पहले मैं आपको सेंसेक्स के बारे में बताता हूँ। तो सेंसेक्स बेसिकली ये एक इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, BSE का है। इट हैज़ द टॉप 30 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 30 टॉप कंपनीज आपके सेंसेक्स में रहती हैं। वहीं निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में रहता है, वो है दैट इज़ एन इंडेक्स बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। What is Nifty 50? तो बेसिकली टॉप 50 मोस्ट ट्रेडेड कंपनीज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो निफ्टी में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली दोनों इंडेक्सेस ऐसे हैं कि इनके थ्रू आप क्या बोलते हैं, एक मार्केट का जनरल आउटलुक मिल सकता है कि हाउ द मार्केट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग, लाइक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और इनसे आप अपने खुद के इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज भी मेजर कर सकते हैं कि आर यू गेटिंग मोर रिटर्न्स देन दीज इंडेक्सेस। तो आपको एक अच्छा एक बेंचमार्क टाइप मिल जाता है थ्रू दीज इंडेक्सेस। Is there any body that protects the rights of investors? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो जिसका नाम है सेबी। तो सेबी काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स का राइट्स प्रोटेक्ट करती है। ये क्या बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को भी प्रिवेंट करती है। कोई कंपनी जो या किसी मैनेजमेंट जो थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी एक्शंस लेती है। जिसके स्टॉक प्राइसेस थोड़े ज़्यादा ही अब्रप्टली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उन पर भी ये क्या बोलते हैं एक स्क्रूटिनिटी रखती है। सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग बहुत इजी लगती है, लेकिन रियलिटी में कितनी डिफरेंट होती है? बिल्कुल, तो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा ही ग्लैमराइज कर दिया है, विच इज़ नॉट द केस ऑब्वियसली। तो उस पर ऐसा लगता है कि आप उस ट्रेडर के थ्रू क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करोगे तो आपको मतलब आप कल ही शाहरुख खान बन जाओगे, कल ही आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और मे बी हर्षद मेहता को भी आप पीछे छोड़ सकते हो, ऐसी बातें होती हैं, लेकिन विच इज़ ऑब्वियसली फॉल्स। तो आप ये सब मिथ्स पे बिलीव ना करें और अपनी रिसर्च पे फोकस करें और लर्निंग्स पे फोकस करें। स्टॉक मार्केट में भी स्कैम्स होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो कौन कौन से टाइप के स्कैम्स होते हैं? स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टाइप के स्कैम्स होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमनली है स्टॉक मैनिपुलेशन। तो स्टॉक मैनिपुलेशन में ये रहता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ प्लांट हो जाती हैं जो फेक रहती हैं, तो जिसके थ्रू एकदम से स्टॉक क्रैश हो सकता है या बिल्कुल उसका एक डिफरेंस आ जाता है, विच इज़ नॉट एथिकल, एंड दैट मतलब उसी टाइम पे सेबी एक्चुअली प्लेज इट्स पार्ट। बट हाँ, ये सारे स्कैम्स रहते हैं। तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इनसे ऐसे बच सकते हैं कि आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के थ्रू रन हुई होती हैं, ताकि ऐसे स्कैम्स की चांसेस कम रहते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ फैलती है तो क्या हमें सेबी को रीड करना चाहिए अच्छे से? बिल्कुल नहीं, सेबी को आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ दिख रही हैं क्लियरली। तो आप या कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन आपको दिख रहा है कि हाँ कि स्टॉक में इतना जल्दी ऐसा जंप आ गया, इतना जल्दी फॉल आ गया, तो ऑब्वियसली दे कैन बी रीजंस विच कैन बी फ्रॉडुलेंट। तो आप सेबी को ज़रूर नोटिस में ला सकते हैं और दे कैन एक्चुअली वर्क फॉर इट। Thank you so much, Asim, for sharing your experiences and insights. I genuinely learned a lot from this conversation. Thank you, Saryam, for having me. Had a great time. Same to you. मुझे पर्सनली लगता था कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है, बट प्रॉपर नॉलेज और डिसिप्लिन के बिना लॉसेस तो पक्के हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बातें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। इसीलिए कॉन्वर्सेशन लाइक दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजंस लें,
इमोशनल डिसीजंस नहीं। अगर आप अपने 20s में हो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आई होप दिस एपिसोड गिव्स यू क्लैरिटी, नॉट जस्ट द मोटिवेशन। दिस इज द एक्सपर्ट डायरीज वेयर वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट द सक्सेस, वी अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।